गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनंत एजुकेशन सेंटर मुंडावर में आपका स्वागत है। बच्चों, कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की बेसिक बातें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम आपके लिए संख्या पद्धति इसी चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल के आप आगे एग्जाम होने वाला है, उसमें इन क्वेश्चनों के आने की 100% संभावना है। देखते हैं, हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। ठीक है, देखें बच्चे, ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हमसे पूछा है कि 1 से शुरू होकर के और कहां तक 50, लेकिन 1 से 50 के बीच। पहले तो हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा है कि 1 से 50 के बीच बीच की, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, और वो भी कौन सी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो बच्चों, बीच की बात करें तो इसका मतलब हमें यह है कि 1 और 50 इन दोनों को नहीं लेना है, इसके केवल बीच बीच की संख्याएं लेनी है। मुझे पता है 1 कैसी संख्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो 1 से नहीं करेंगे स्टार्ट, हम 2 से चलेंगे। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। फिर 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 नहीं है, 13 अभाज्य संख्या है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 18 नहीं है, 19 एक अभाज्य संख्या है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, क्योंकि 27 में 3 का भाग जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, 28 भी नहीं है, 29 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 29 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, 30 भी नहीं है, 31 एक अभाज्य संख्या है, 32 नहीं है, 33 क्या है? 33 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 33 में 3 का और 11 का भाग जाता है, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 एक अभाज्य संख्या है, 38 नहीं है, 39 देखे तो 39 में 3 का भाग जा रहा है और 13 का भाग जाता है, इसलिए 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 एक अभाज्य संख्या है, 42 43 भी एक अभाज्य संख्या है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 एक अभाज्य संख्या है, 48 नहीं है, 49 भी नहीं है, क्योंकि 49 में 7 का भाग जाता है, 49 स्वयं जो संख्या उसके अलावा उसमें 7 का भाग जाता है, इसलिए 49 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने बता दी थी अभाज्य संख्या क्या होती है, कि जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। हमसे 1 और 50 के बीच की संख्याएं पूछी थी, तो हमने देखा 1 और 50 के बीच तक कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी है बच्चों? 15 संख्याएं। तो हमारा आंसर क्या आया? 1 नंबर आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने कल बात कर ली थी, पढ़ लिए था कि संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? स्थानीय मान और जाति मान बच्चों मैंने बता दिया था। स्थानीय मान के लिए बताया था कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को लिखकर उसके बाद जितने भी अंक आते हैं उतनी ही क्या लगा देनी है? हमें शून्य लगा देनी है। ठीक है, किसका पूछा है? हमें 5 के स्थानीय मान पूछा है। 5 के स्थानीय मान क्या है? देखो बच्चों, मैंने बताया था जो जिस अंक का पूछे उस अंक को लिखना है। ये 5 लिख दिया, इसके बाद कितने जीरो लगाने? 1 2 3 4 5 जीरो और लगा देने हैं। ठीक है, ये 5 का स्थानीय मान हुआ 1 ही, लेकिन हमें देखते हैं 5 अभी दूसरा एक और अंक है, तो इसका भी स्थानीय मान लिखेंगे। इसका स्थानीय मान क्या है? इस 5 को तो 5 ही लिखेंगे और 5 के बाद कितने जीरो और लगेगा? एक ही अंक बच गया, तो एक अंक के लिए एक जीरो और लगा देंगे। और फिर क्या पूछा हमसे? इनका योग करवाया है, तो अब इनका योग कर देंगे। बच्चों, क्या आएगा अपना आंसर? 0, ये 0, ये 0 और ये आ गया 5। देखिए बच्चों, ये आंसर अपना कौन सा है? ये आंसर अपना डी 4 नंबर का आंसर है, ये राइट है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। देखो बच्चों,
अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक क्या हो, अलग अलग हो। ये बच्चों मैंने बता दिया था कि सभी अंक अलग अलग हो या सेम अंक हो। आपसे कहे कि केवल 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, केवल ऐसे कहता क्वेश्चन में कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, तो आप इस प्रकार 9 9 9 9 9 9 को कितनी बार लिखते, 5 बार लिखते। लेकिन इसने क्या कहा है कि अंक कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाए तो हम बड़ी से बड़ी संख्या, ये भी बताया था बच्चों की अलग अलग अंक लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे बड़ी संख्या के लिए 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर 6 और फिर 5। कितने अंक लेने हमें, 5 अंक। देख लेते 1 2 3 4 5 अंक हो गए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास ये बनी। ठीक है, जब हम अलग अलग अंक लेते हैं, भिन्न भिन्न अंक लेते हैं, और ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे कि आपको केवल 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तर ये लिखोगे। ठीक है, जब अंकों की अलग अलग अंकों की बात करते हैं तो आप ये आंसर लिखोगे। ठीक है, इसके बाद हमें छोटी से छोटी भी संख्या बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बच्चों। अगर आपको सेम बात बताऊं कि आपको ये कहे कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ, तो आप बनाओगे 1, उसके बाद कितने शून्य लगा देंगे, 4 शून्य लगा देंगे, तो 10,000 है। ये हमारे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमें ये कहा कि हमें कैसे अंक लेने हैं, भिन्न भिन्न अंक लेने, मतलब अलग अलग अंक लेने हैं। तो इसके लिए छोटी से छोटी संख्या, पहले सबसे छोटा अंक 1 लगाएंगे, उसके बाद आएगा 0, क्योंकि 0 को अगर 1 से आगे लगाते हो तो 0 का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए 1 के बाद हम 0 लगाएंगे, 0 के बाद फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या अलग अलग अंकों से बनी हुई है। ठीक है, अब इनका क्या करना है, अंतर करना है। अंतर जहां लिखा जाता है वो हमारा अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या करना, घटाना। ठीक है बच्चों, इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 4 गया, 1 6 में से 3 गया, 3 7 में से 2 गया, तो 5 8 में से 0, 8 9 में से 1 गया, तो 8। देखो बच्चों ये आंसर है क्या, ये आंसर हमारा सेकंड नंबर आंसर राइट। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 4 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा गुणा दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 प्रकार से इनको गुणा करना है। मतलब कि 9680 को 10 से गुणा करना है, 14 से भी गुणा करना है, 0 से भी गुणा करना, 8 से भी। ये सब क्या है, गुणा में है। ठीक है बच्चों, इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर एक अंक दिख रहा है, वो क्या है, 0। क्या है, 0। तो 0 का अपना बहुत अधिक महत्व होता है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, किसी भी, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, कितनी भी संख्याएं हो, उन सभी को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आता है। और किसी भी संख्या में 0 का भाग दें तो हमारा आंसर हमेशा अनंत आता है। ठीक है, सपोज दैट मैंने 5 में इस 0 का भाग दिया तो आंसर क्या आएगा अपना, अनंत आएगा। तो 0 की दो बातें क्या पता लगी हमें कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा 0 रहेगा, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा, अनंत आता है। और जबकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दें, जैसे 1 का भाग दें या 2 का या 3 का, किसी भी संख्या का भाग दें तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये दो बातें और पता होने चाहिए आपको कि 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो आंसर हमारा अनंत आएगा, लेकिन 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। इसमें 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या, कौन सी बात है जो सत्य है, मतलब सही है, ये चेक करनी है हमें। इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों। हमने बताया था पिछली क्लास में, आपको परिभाषा लिखवा दी थी कि जिस संख्या में
खुद स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी भी की संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, अन्यथा वो अभाज्य संख्या होती है। देखते हैं 11 और 21। 11 में किसी का भी भाग नहीं जाता स्वयं 11 के अलावा, तो 11 तो कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जबकि 21 में स्वयं 21 का संख्या का तो भाग जा ही रहा है, इसके अलावा 3 और 7 का भी भाग जा रहा है, 21 का भी भाग जा रहा है, 1 का तो जाता ही है। तो ये 21 कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या हुई। 11 अभाज्य जबकि 21 क्या है? भाज्य है। तो बच्चों हमने क्या कहा इसमें कि दोनों भाज्य संख्याएं, जबकि दोनों भाज्य संख्याएं है क्या? नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। दोनों क्या है? सम संख्याएं। सम संख्या के लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि सम संख्याएं वे होती हैं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और क्या हो? 8 हो। देख लेते हैं इनमें किसी का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है क्या? 11, 21 में नहीं है। तो ये कैसी संख्या? सम संख्या भी नहीं है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया बच्चों। ठीक है, दोनों कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? देखो, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं बच्चों, सहभाज्य संख्याएं वे दो संख्या होती है जिनका HCF, मैं कहूं कि महत्तम समापवर्त है, जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। वो कैसी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती है। कहने का मतलब उन दो संख्याओं का हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसमें से कोई भी, उनके गुणनखंड करने पर कोई भी गुणनखंड हमारा कॉमन नहीं हो, तो वो कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं होगी। या मैं कहूं कि उन संख्याओं में किसी भी दूसरी संख्या का सेम किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मैं कहूं 11 और 21 है, तो इसमें किसी भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा। जैसे 21 में 3 का भाग जाता है लेकिन 11 में नहीं जा रहा, 21 में 7 का भाग जाता है लेकिन 11 में नहीं जाता 7 का भाग। तो इसलिए इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जिनका HCF 1 होता है वो कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं होगी। सह अभाज्य संख्याओं में एक और होती है लगातार दो संख्याएं। लगातार दो संख्याएं, लगातार दो संख्याएं भी कैसी संख्याएं होती हैं बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैं कहूं 11 और 12, 11 12 में कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं। 12 में 3 का भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, लेकिन 11 में 3 का 4 का भाग नहीं जाता है। आप कहो कि बच्चों 12 और 13 लगातार दो संख्याएं, चेक कर लो, 12 में 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, लेकिन 13 में नहीं जाता। कोई भी संख्या ले सकते हो, 20 21 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा कि जिसमें इसका कॉमन भाग जाए। 20 में 2 का भी जाता है, 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, लेकिन 21 में 2 का नहीं जा रहा भाग, 5 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा। तो लगातार दो संख्याएं, कोई भी 100 101 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी लगातार दो संख्याएं आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, 501 502, ये सब कैसी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं है क्या? ये दोनों सह अभाज्य संख्या, बिल्कुल 11 और 21 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारा ऑप्शन तीसरा राइट है। लेकिन हम ऑप्शन 4 पर भी चलते हैं, इसको भी देखते हैं। दोनों क्या है? 3 के गुणक। 3 के गुणक मतलब 3 के गुणा में आ रहे हैं क्या? 11 में 3 का हम भाग देकर चेक कर लेंगे, भाग जा रहा है क्या? 3 का नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 के गुणक का मतलब 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, इस प्रकार चलेंगे। 3 6 18 3 7 21 3 8 24, इस प्रकार से चलेंगे। 3 9 27 3 ढाई 31, ये 3 के गुणक है। इसमें 21 तो आ रहा है बच्चों, ये आ गया 21 तो आता है, लेकिन 11 नहीं आता, 3 के गुणक में नहीं आ रहा। तो ये दोनों 3 के गुणक है। ये बात हमारी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट है? तीसरा की दोनों कैसी संख्याएं? सहभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का क्या ज्ञात कीजिए? अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अंतर ज्ञात करवा रहा है। 7 विभिन्न अंकों से बनी। हमें तो पहले इस बात पर ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है आपसे विभिन्न अंकों से बनी, मतलब अलग अलग अंकों से बनानी है। अगर ये केवल ये कहता है कि 7 अंकों से बनी, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 7 बार 9 9 लिख देते,
ठीक है। लेकिन अब अलग अलग अंक का हमें लेने हैं तो हमें अलग अलग अंक का हमें लेंगे और 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या पूछिए। कैसी? न्यूनतम। तो न्यूनतम संख्या के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखो कितने हुए अंक? 1 2 3 4 5 6 अंक हुए। अब एक 6 और लगा देते हैं। अब हमारे कितने अंक बन गए? 7 के अंकों के लिए बोला था तो 7 अंक हमने बना लिए। ये तो हमारी न्यूनतम संख्या हुई। अब क्या कहा है? 6 विभिन्न अंकों से। 6 भी कैसे लेने हैं? विभिन्न, अलग अलग अंक लेने और इनसे कौन सी संख्या बनानी है? अधिकतम, मतलब बड़ी से बड़ी। तो 6 विभिन्न अंकों से बड़ी क्या होती है? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। गिनो अंक 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। ठीक है। और 6 के 6 अंक क्या है? अलग अलग है। ठीक है। अब इनका क्या पूछा है हमें? हमसे पूछा है इनका अंतर। अंतर मतलब इनका घटा। घटा कर दीजिए बच्चों। 6 में से 4 गया, 2 बच गया। 5 में से 5 0। इधर 4 में से 6 नहीं घटता, इससे हासिल ले हो। यहाँ हो गए 14, 14 में 6 गए तो 8। इसने इसको हासिल दी, यहाँ बच गया 2। चलो 2 में 7 नहीं घटता, फिर इसको हासिल दो। यहाँ हो गए 12, 12 में से 7 गए तो 5। अब इसने इसको हासिल दी, यहाँ बचा 1, 1 में से 8 नहीं घटता। इसको यहाँ से 10, 10 में से हासिल इसको दो, क्या बच गया? 11, 11 में से 8 गए तो 3। और यहाँ 10 में से इसने हासिल दे दी तो यहाँ क्या बच गया? 9, 9 में से 9 गया तो 0। तो हमारा आंसर आया 35,802, जो हमारा 2 नंबर का आंसर राइट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन, 1 से 80 तक की संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए? योगफल बताइए। बच्चों कल मैंने एक सूत्र लिखवाया था, बिल्कुल ही सरल, आपको याद हो तो कल लिखवाया था 1 से 80 तक की संख्याएं। मैंने कल आपको पिछली क्लास में प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र लिखवाया था। इसका प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या सूत्र लिखवाया था? इसका लिखवाया था n कोष्टक n+1/2। ये सूत्र लिखवाया था बच्चों। ठीक है। आपके याद हो तो प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखो आपको कहा है कि 1 से 80 तक की संख्याएं। आपको अगर इस संख्या के आगे न तो सम संख्या दे न विषम संख्या, कुछ भी नहीं दे, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन में क्या मानोगे? प्राकृत संख्या ही मानोगे कि आपसे प्राकृत संख्याओं का ही योग पूछ रहा है। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन ने कहीं पर भी सम और विषम संख्या नहीं लिखी है, तो इसलिए आपको केवल प्राकृत संख्या वाला सूत्र लगाना है। लगाना कहां से है? 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार चलते चलते कहां तक जोड़ना है? 80 तक। इसका मतलब n मतलब संख्या है, टोटल संख्या कहां तक जोड़नी है? हमें 80 तक चलना है। कहां तक? 80 तक। कहां से शुरू होकर? 1 से। तो हमारा n का मान है वो कितना आ गया बच्चों? 80 आ गया। कि हमारा जो n है वो है 80। ठीक है। 80 है, इस n का मान इस सूत्र में रखो योग बराबर n की जगह 80 कोष्टक, फिर n की जगह 80 + 1 और बटे में 2। क्या आया? 80। कोष्टक चिन्ह हटाते हैं तो गुणा का निशान लगाते हैं, कोष्टक हटाओ गुणा का चिन्ह लगेगा। 80 में 1 जोड़ो, क्या आया? 81 और बटे में 2। भाग में संख्याएं कट जाती है, 2 से काट दो, 2 1 2, 40 दूनी 80। अब इस 40 का और 81 का गुणा करेंगे तो करो बच्चों गुणा, रफ में करके देख लेना। 0 4 1 4 8 32। आपका आंसर आ गया 3240। ठीक है। आपका आंसर 3240 कौन सा है? 2 नंबर आंसर। ये आपका आंसर राइट है। ठीक है बच्चों, ये आपको सूत्र याद रखना है जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। इससे अगला सवाल है 8वां। देखिए क्या है? प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या है क्वेश्चन? प्रथम 30 किनका? सम संख्याओं का। और ये कौन सी संख्या है? सम संख्याओं का। बेटा सम संख्याओं का योगफल का सूत्र मैंने लिखवाया था। सम संख्याओं का योगफल क्या लिखवाया था उसका सूत्र? n कोष्टक n +
1 ये होता है। ठीक है, प्रथम कितनी है 30 है, तो मतलब n का मान कितना है हमारा 30 है। 30 है तो इस सूत्र में लिखेंगे तो 30 कोष्टक 30 प्लस 1, तो 30 कोष्टक चिन्ह हटाओ, गुणा का निशान लगेगा और 30 में 1 जोड़ो 31, और 31 को 30 से गुणा करेंगे तो बच्चों अपने करके देख लेना क्या आया 930, जो हमारा 2 नंबर का आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब देखो 8वां क्वेश्चन है और एक 9वां क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। अगर आपसे कहे ये शब्द आपके पास हो कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल, या प्रथम 100 संख्याओं का योगफल, या प्रथम 50 संख्याओं का योगफल, कहने का मतलब ये प्रथम शब्द लगा मिले तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जितनी संख्याएं दे रखी है n का मान वो ही संख्या मान लीजिए। ठीक है, जबकि इसमें क्या दे रखा है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, 1 से 50। इसका मतलब है बच्चों कि 1 से लेकर 50 तक चलना है हमें, 1 से लेकर कहां तक 50 तक चलना है, जिसमें जो सम संख्याएं होंगी, जो सम संख्याएं होंगी उन्हीं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या है 1 से 50 तक चलना है हमें, कहां तक 1 से 50 तक, चलो 1 से 50 तक चलना है हमें। ठीक है बच्चों, 1 से 50 तक में जैसे पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस प्रकार से चलते जाएंगे और कहां तक 50 तक इनको जोड़। तो इस प्रकार देखिए तो हम कितनी संख्या हो जाएंगी हमारे पास, टोटल सम संख्याएं कितनी होंगी, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से होंगी। कहने का मतलब 50 तक में आधी क्या होंगी सम संख्या और आधी क्या होंगी विषम संख्याएं, क्योंकि एक अंक छोड़कर ही सम संख्या आती है और एक अंक छोड़कर ही क्या आती है विषम संख्या आती है। तो हमें पहले सम संख्या गिन लेते हैं, सम संख्या कितनी हुई, सम संख्या कितनी हुई, टोटल कहां तक चल रहा है 50, तो 50 की आधी कितनी होगी हमारे पास 25 क्या होगी सम संख्याएं होगी। अब हमें इन सम संख्याओं मतलब 25 संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र में बता चुका, n का मान यहाँ पर 25 आ गया, और सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्याओं का योग सूत्र होता है बेटा, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा है n इंटू n प्लस 1, तो 25 इंटू 25 प्लस 1, या 25 कोष्टक चिन्ह हटाते हैं तो गुणा में 25 और 1 क्या हो गया 26, जिसका गुणा करो क्या आएगा 650, सॉरी 650 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर है क्या 650, देखिए 650 हमारा 1 नंबर आंसर क्या होगा राइट। आया समझ में, इन दो क्वेश्चनों में ये फर्क है। अगर आपको बोले कि प्रथम 50 संख्याएं प्रथम 100 संख्याओं का सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो आप डायरेक्ट उसी को लिखोगे, लेकिन अगर आपको बोले कि 1 से 50 तक की या 1 से 20 तक की या 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो आपको उसमें 2 का भाग देकर पहले सम संख्याएं निकालनी कि टोटल सम संख्याएं कितनी हुई, फिर उस सम संख्याओं को सूत्र में रखकर आपको उत्तर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10वां, देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, इसको भी उसी क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं उसी प्रकार से। विषम संख्याओं का योग का सूत्र मैंने लिखवा चुका पिछली क्लास में, विषम संख्याओं का योग क्या लिखवाया था बच्चों, n स्क्वायर, मतलब जितनी संख्या है उसका क्या करना है n का स्क्वायर। अब देखो इसमें भी वही 2 प्रकार के क्वेश्चन है, प्रथम 20 कहे तो आपको n सीधा ही क्या मानना है 20 मानना है, प्रथम 50 विषम संख्याएं प्रथम 100 विषम संख्याएं तो आपको सीधा वही मानना है और सूत्र में रख देना है। तो योग आपका क्या आ जाएगा, सूत्र है n स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर क्या आ गया 400 का आंसर आ गया राइट होगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन 1 से 60 तक की विषम संख्याएं, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा गया 1 से 60 तक की विषम संख्या लेनी है, कहने का मतलब 1 से 60 जो संख्याएं हैं उनमें से विषम संख्याओं को जोड़ना है केवल। जैसे पहली 1 है विषम संख्या है, 1 को जोड़ो फिर 3 को जोड़ना है, फिर 5 को जोड़ना है, फिर 7 को, फिर 9 को, फिर 11 को, इस प्रकार से जोड़ते जाना है और कहां तक 60 तक। 60 तो सम संख्या हो गई तो मतलब कहां तक जोड़ना है 59 तक। ठीक है, तो अब इनको जोड़ने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों,
तो इससे हमें क्या करना है, पहले इन संख्याओं को गिन लेना है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलेंगे। तो हमें क्या कर देना है, जो 60 है लास्ट जितनी संख्या दे रखी है उसमें 2 का क्या देना है, भाग। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का ऊपर। क्या करना है बच्चों, हमें 60 में किसका भाग देना है, 2 का भाग, तो कितनी आ गई 30। तो हमारे पास विषम संख्या निकल के आ गई, विषम संख्या कितनी आई बच्चों 30, मतलब n का मान कितना आ गया 30। तो विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र होता है बच्चों n स्क्वायर, मतलब इस 30 का क्या कर देंगे स्क्वायर, कितना आ जाएगा 900, जो हमारा आंसर 4 नंबर राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है हमें इन बातों का। अगर प्रथम लिखा जाए, प्रथम शब्द कहे, तो आपको डायरेक्ट जितनी संख्या दे रखी उसी को सूत्र में रखना है। और अगर आपको ये बोलता है 1 से 60 के बीच, 1 से 50 के बीच, 1 से 20 के बीच, 1 से 150 के बीच, तो आपको उसमें 2 का भाग दे करके सम संख्या या विषम संख्या निकाल लेनी है और उसके बाद सूत्र में मान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बार क्या कहा बच्चों, इसमें 5 6 7 0 1 3 अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का योगफल बताना है। आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या बनाओ और बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। बच्चों क्या बता रखा है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बनाने के लिए, छोटी से छोटी में तो पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बड़ी से बड़ी संख्या में पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो सबसे छोटा अंक क्या है, 0 या 1। तो संख्या बनाने के लिए हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि 0 किसी संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता। हम 1 के बाद 0 लगाते हैं, तब हमें पता चलता है। देखो अब यहाँ तो 1 ही मान है इसका, जबकि यहाँ पर क्या हो गया 10। तो हमें 0 को पहले नहीं लगाना, पहले 1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 0, फिर उससे बड़ा मान चलेंगे। तो छोटी छोटी के लिए सबसे पहले 1, फिर इसके बाद 0, फिर 1 से बड़ा क्या है 3, फिर इससे बड़ा क्या है 5, फिर 6 और फिर 7, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। वो सेम बड़ी से बड़ी में सबसे पहले सबसे बड़ा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 1 और फिर उससे छोटा 0। बड़ी से बड़ी में ये ध्यान रखना 0 सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन छोटी से छोटी में ऐसा नहीं करना है। और इनका क्या पूछा है, योगफल मतलब प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 7 6 1 7 5 4 3 8 5 4 3 8 6 और 7 1 8। देखिए बच्चों 86 88 77 86 88 77 ये आपका ऑप्शन है राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए बच्चों अच्छी वीडियो लेकर आते रहे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहे, समझाते रहे। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है, मतलब 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की कितनी संख्याएं होती है, ये पूछा है कि संख्या कितनी है, कि 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं हैं वो गिननी है, वो हमें टोटल कितनी होती है। देखो बच्चों 2 अंकों की प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से, क्योंकि 10 से पहले 9 है, 9 में तो एक ही अंक है, तो 10 से स्टार्ट होती है, कहां तक चलती है 99 तक। तो ये 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं 10 से शुरू होकर कहां तक चलती हैं 99 तक। इसके बाद 100 आता है, 100 में 3 अंक हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें 3 अंकों की लेनी नहीं, हमें तो केवल 2 अंकों की पूछी है कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या कितनी होती है। इससे ऊपर 9 से ऊपर 1 अंक होता है, लेकिन 99 से आगे 100 आता है तो 3 अंक हो जाते हैं। तो हमें काउंटिंग कहां से करनी है, 10 से और 99 तक। बच्चों अब हम ऐसे लिखेंगे 10 11 12 13 इस प्रकार, तो हमें 99 तक लिखेंगे और फिर इन संख्याओं को गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। हमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बाद बच्चों 10 आया और फिर कहां तक 99 तक। हमें देख लेना है कि बच्चों 1 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्या होगी, 99 होगी, जिसमें से 1 अंक वाली कितनी है 9। 99 में से इन 9 संख्याओं को हटा दो,
कितने अंकों की बच जाएंगी, बाकी 2 अंकों की संख्याएं बच जाएंगी। ठीक है, तो टोटल है 99 में से 1 अंकों की संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 को घटा दीजिए बच्चों, कितनी आ जाएंगी, 90। ये हमारी कितनी अंकों की संख्या बच गई, 2 अंकों की संख्या बच जाएगी। राइट, ठीक है, आया समझ में। हमें देख लेना है 1 से 99 तक। बच्चों इसमें 1 अंकों की संख्या आ गई और 2 अंकों की। हमें पता है 1 से 99 टोटल संख्याओं में से हमें 1 अंक की हटा देते हैं। 1 अंक की कितनी है हमारे पास, 9 है। इन 9 को माइनस कर देते हैं टोटल 99 में से, तो हमारी ये 2 अंकों वाली संख्या बच जाती है, जो 10 से 99 तक उनकी संख्या कितनी होती है, 90 होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखिए, अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग करके, किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। बच्चों ये आपको ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको इन अंकों का प्रयोग करना है 5, 1 और 6, और इनसे सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, और आपको 2 अंक ऐसे लेने हैं, मतलब 2 अंकों का प्रयोग करना है जिनका 1 से अधिक बार प्रयोग करना है। कम से कम कितने अंक, 2 अंक। 2 अंकों का जैसे मान लीजिए आपने 5 का 2 बार प्रयोग किया, या 1 का 2 बार प्रयोग किया, या 6 का 2 बार प्रयोग किया। इस प्रकार देखकर आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। मुझे पता है बच्चों, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक, फिर सबसे छोटा, उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। बच्चों ये बना दी, लेकिन ये कितने अंकों की बनानी है हमें तो 5 अंकों की बनानी है। कितने अंकों की, 5 अंकों की बनानी है। जबकि बच्चों ये तो हमारी अभी 3 ही अंकों की बनी। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, 2 अंकों का हमें क्या करना है, रिपीट करना है, उनको 1 से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब दोबारा उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने 1 को ही दोबारा प्रयोग कर दिया, फिर मैंने 5 का भी एक बार और प्रयोग कर दिया, तो ये हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई। बच्चों इसके अलावा आप देखिए तो 1, 5 और 6, अगर मैं 6 का 2 बार प्रयोग करूं या 5 का 2 बार प्रयोग करूं तो हमारी क्या बनती है, 15,566, जबकि ये हमारी 11,000 है। ये तो इससे भी छोटी हुई, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 11,556 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ये देखना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, शून्य एक विषम संख्या है। क्या शून्य ने मैंने विषम संख्या के साथ लगाया था, नहीं। आपको पिछली क्लास में देखा होगा, परिभाषा लिखी, उसमें शून्य को मैंने विषम संख्या के साथ नहीं लगाया, तो ये आंसर आपका गलत है। शून्य एक सम संख्या है। शून्य को मैंने सम संख्या बताया नहीं था, वहां मैंने 0 लिख रखा होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि शून्य एक सम संख्या है। मैंने ये लिखा था जिस संख्या का इकाई अंक देखना है आपको, 0, 2, 4, 6 और 8। ये बच्चों मैंने आपको केवल इकाई अंक के लिए कहा था कि आपको इकाई अंक देखना है, तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 0 एक सम संख्या है, ऐसा नहीं लिखा वहां पर मैंने केवल ये लिखा कि जिस संख्या का क्या है, इकाई अंक है, जो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सम संख्या होती है। तो 0 भी हमारी सम संख्या भी नहीं है। शून्य एक अभाज्य संख्या, मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों बताई, वहां पर भी शून्य को मैंने अभाज्य संख्या नहीं बताया। शून्य क्या है, न तो विषम और न ही सम। बिल्कुल ये आपकी बात सत्य है। शून्य न तो सम है, न ही विषम है, न ही भाज्य है, और न ही क्या है, अभाज्य है। ठीक है, तो शून्य के लिए 4 बातें क्या है, गलत है। तो शून्य के लिए मैं लिखूं क्या है, शून्य न तो भाज्य और न ही अभाज्य। शून्य न तो भाज्य है, न ही अभाज्य, न ही सम संख्या है, और न ही विषम संख्या है। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक। बच्चों आपसे पूछे, कोई आपसे क्वेश्चन करे कि शून्य क्या है, तो आपका आंसर होगा कि सर शून्य न तो सम संख्या है, न ही विषम संख्या है, न ही भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है। शून्य केवल एक पूर्णांक है, या शून्य एक पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है,
तो शून्य को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं या पूर्णांक भी कह सकते हैं, ठीक है, जबकि न तो भाज्य है और न ही ये अभाज्य है, ठीक। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपना एक क्या है। एक बच्चों, एक के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने आपको लिखवाया होगा एक को विषम संख्या में, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या में लिखवाया होगा मैंने 1 3 5 7 9 इस प्रकार से। तो एक एक विषम संख्या है, ठीक है। एक तो क्या है, विषम संख्या है। एक को मैंने एक नोट में आपको बोला था कि नोट में, ये आपको नोट में लिखना है बच्चों कि एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक को हम भाज्य भी नहीं कह सकते और अभाज्य भी नहीं कह सकते, ठीक है। न तो भाज्य और न ही अभाज्य एक के लिए। एक केवल क्या है, एक विषम संख्या है, तो भाज्य संख्या है एक, गलत, ये ऑप्शन गलत। अभाज्य संख्या है, ये भी गलत। सम संख्या है, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, न तो भाज्य है न ही अभाज्य, केवल क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है बच्चों। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो आपको नवोदय की परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।